गुड मॉर्निंग क्लास, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आज हम कराने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन। जो फर्स्ट पार्ट हम जिसका करा चुके हैं, सेकंड पार्ट लाने में थोड़ा डिले हो गया है। ठीक है, ये इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं कि 12 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम पहले ही करा गए, यानी कि 44 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं और 45 क्वेश्चन से लेकर अभी जितने क्वेश्चन हैं वो हम लेकर आए हैं। 120 शायद इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा ही, साथ में आपको बहुत मदद मिलने वाली है एग्ज़ाम में। ठीक है, आइए चलते कर लेते हैं एग्ज़ाम। और सबसे पहले ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी। अब सैटरडे को क्लास नहीं लेंगे। एक्चुअली सैटरडे आपको रिलैक्स करना है और फिर आपका संडे को एग्ज़ाम है, इसलिए उसके एक दिन पहले रिलैक्स होकर आराम से कूल माइंड से जाना है और फिर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है, बस यही सोचना है और आराम से जाना है। सैटरडे को आपको कोई भी क्लास नहीं लेनी है। ठीक है, जो आपने छोटे मोटे नोट्स बनाए हो वो देख लें अगर चाहें तो। ठीक है, नहीं तो आपको आराम से रिलैक्स करना है, जिससे माइंड को रिलैक्स होने के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते। अभी क्वेश्चन नंबर जो 44 हम करा चुके थे, 45 से है क्वेश्चन नंबर 45। देखते क्या पूछता है, फटाफट कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने से कब तक प्रभावी रहता है? ऑप्शन में एक है 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी तुरंत समाप्त हो जाता है, ऑप्शन डी सदैव बना रहता है। बताइए कब तक ये प्रभावी रहता है? ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 6 माह तक। कब तक रहता है? 6 माह तक प्रभावी रहेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। हैं और यह शक्ति अनुच्छेद किसके कौन सा है? 250। ठीक, आर्टिकल है 250 आर्टिकल है, इसमें दिया गया। ठीक है, 250 के तहत प्रदान की गई इनको ये शक्ति। ठीक है, ये क्या कर सके? आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके। ठीक है, और ये 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। 6 माह की अवधि होने बाद स्वतः ही निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है? ठीक है, नहीं पर अंडरलाइन करेंगे क्योंकि अधिकांश गलतियां यही होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी विधायक, ऑप्शन डी मेयर। ठीक है, कौन सा एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है आपको बताना है। फटाफट बताइए बच्चे, किसका नहीं कराता है? ठीक है, राष्ट्रपति का कराता है, सांसद का कराता है, विधायक का कराता है, किसका नहीं कराता है? मेयर का नहीं कराता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका नहीं कराता है? ये बी है बच्चे। ठीक है, 1 पे मत समझ लेना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी है। ठीक है, किसका कराता है? राष्ट्रपति का, विधायक का, सांसद का, लेकिन मेयर का नहीं कराता है। ठीक है, किसका नहीं कराता? मेयर का नहीं करता। 1 मिनट बच्चे। ठीक है, आपको पता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में? 324 में है। ठीक है, कौन से हैं यहाँ पे फटाफट लिख देंगे जल्दी, क्योंकि आज हमें काम है बहुत ज़्यादा और आपको पता है आज फास्ट भी है। 1 मिनट बच्चे। 324। ठीक है, 324 में है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, याद रखना ये। ठीक है, और 324 में इसमें दिया गया। आपको याद पता होना चाहिए कि आर्टिकल 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग सांसद, ठीक है, यानी कि संसद, जो सांसद के इलेक्शन कराता है, चुनाव कराता है, राज्य विधानमंडलों के यानी विधायक के करवाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाता है। ठीक है, लेकिन मेयर के जो चुनाव है वो कौन कराता है? वो भारतीय निर्वाचन आयोग ना होकर राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग एक अलग ही संवैधानिक निकाय है जो पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय जो निकाय होता है उनका चुनाव कराता है। ठीक है, उनका प्रबंधन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। तो मेयर का नहीं कराता, इसका कौन सा कराता है? ठीक है, इसके राज्य निर्वाचन आयोग मेयर का चुनाव कराता है। ठीक, फटाफट कर लेते, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के चक्कर में बहुत लंबी वीडियो होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है किसे किया गया है बताइए। ऑप्शन ए जेनी एर्फेनबेक, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी डेर बुडेन, ऑप्शन डी समंथा हार्वे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट तक करिएगा, आप कहेंगे कि हाँ मैम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आई हैं। ठीक है, कौन से किसी बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया बताइए? किसे किया? समंथा हार्वे को। ठीक है, किसे किया गया? समंथा हार्वे को किया। ठीक है, 2024 का जो बुकर पुरस्कार है ब्रिटिश लेखिका है समंथा हार्वे। ये कौन सी ब्रिटिश लेखिका है, याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। और इनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल के लिए दिया गया है।
ठीक है बच्चे, थोड़ा पेन हमारा नहीं चलता इसलिए हम बोल दे रहे हैं, उसमें लिख लो। ठीक है, ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। अगर आपसे कई बार डेप्थ में पूछ लिया जाए और ऑर्बिटल में क्या बताया गया, इसमें ये अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन की कहानी है। ठीक है, ऑर्बिटल में किसको दिया गया, सामंथा हार्वे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ पे है? ये है मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं IREL। ठीक है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL। ये क्या है? भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, PSU है ये। ठीक है, PSU है और इसका मुख्यालय मुंबई में, आपको बता ही दिया। ठीक है, ठीक। IREL का काम क्या? भारत में रेयर अर्थ खनिज जो होते हैं उनके भारी खनिजों को खनन और जो प्रसंस्करण है और जो विपणन है उनमें जो प्रमुख भूमिका है वो निभाता है। ठीक है, बाकी डेप्थ में नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा हो गया एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपका एग्जाम भी है ना, तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 49। क्वेश्चन नंबर 49, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर तथा दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर चुनना। सूची फर्स्ट है प्रजाति नस्ल है और सूची सेकंड में जानवर हैं। ठीक है, इनको आपको सम्मिलित करना। आइए देख लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, आंसर क्या निकलेगा ये देख लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या निकले? ये एक दिया भदावरी, मेरिनो, पश्मीना, अंगोरा। ठीक है, भदावरी तो आप जानते हैं क्या है, भैंस है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है, और मेरिनो क्या है? ठीक है, अंगोरा क्या है? एक खरगोश है, तो यहाँ डी लिखेंगे। ठीक है, और पश्मीना क्या है? फटाफट बताते जाइए। पश्मीना क्या है? एक प्रकार की बकरी है। ठीक है, पश्मीना एक प्रकार की बकरी कहाँ पे है? बकरी है। ठीक है, सी लिखेंगे। और भेड़ क्या है? मेरिनो भेड़ है। ठीक है, मेरिनो क्या है? भेड़ है। एक मिनट बच्चे। ठीक है, यहाँ पे बी लिखेंगे। अब देख लेते हैं आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 49 का सी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। भदावरी क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने भैंस है, भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है ये। ठीक है, भदावरी। और ये मोस्टली अगर देखें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश क्षेत्रों में ज़्यादा ही पाई जाती है। ठीक है, पूछी गई है ये। ठीक है, भदावरी है भैंस। ठीक है, ठीक है। और वही मेरिनो पूछा जाए, मेरिनो क्या है? मेरिनो दुनिया भर में भेड़ की सबसे प्रसिद्ध नस्लों में से एक है। ठीक है, भेड़, शीप। और दूसरी है पश्मीना, जिसकी शॉल बनती है। पश्मीना एक प्रकार की बकरी से बनती है ये। ठीक है, बकरी के ऊन से, ना कि बकरी से, बकरी के ऊन से बनती है। ठीक है, बहुत मुलायम ऊन होती है इनकी। और ये मुख्य रूप से अगर पूछा जाए लद्दाख और तिब्बत में पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत इसकी महीन और गर्म ऊन होती है, इसलिए पश्मीना जो शॉल है इसी से बनाई जाती है। और अंगोरा देखें, अंगोरा है ये खरगोश, खरगोश की नस्ल है अंगोरा। ठीक है, नस्ल है सारी खरगोश की नस्ल। एक प्रकार का खरगोश है जैसे लंबे नरम ऊन पाए जाते हैं, जिसे अंगोरा ऊन कहा जाता है। इसके आंसर देखेंगे, बहुत इसकी गर्म ऊन होती है, स्वेटर वगैरह इसके बनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, इसको हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, ऊपर पड़ेगा नहीं, ये तो नीचे है। ठीक है, नीचे है शायद, हाँ ठीक है, ये 50। क्वेश्चन नंबर 50 आप देखें, ये अपना है अक्टूबर की जो मैगजीन है, उसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज तक मैंने अपनी ये जो मैगजीन पढ़ रहे हैं उसमें सबसे अच्छे हमें ये क्वेश्चन लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है? कौन सा है? ऑप्शन ए वेस्पोप्रिन हार्मोन है, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ठीक है, या फिर अब इसका आधा ऊपर दे दिया है। ठीक है, या फिर सेमेटोट्रोपिन हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, या फिर लूटिओट्रोपिक हार्मोन है। कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा होगा?
बार बार स्क्रॉल करना पड़ा बच्चे क्योंकि नीचे दिया है। ये है वैसोप्रेशन हार्मोन, ठीक है, वैसोप्रेशन हार्मोन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ए दिया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट बच्चे, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसोप्रेशन हार्मोन है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि आपको पता है शरीर की एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे कई आवश्यक हार्मोन निकलते हैं। इसमें से वैसोप्रेशन हार्मोन है, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एडीएच। फटाफट, क्योंकि डेप्थ में इसलिए थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो बन जाए, ठीक है। ये शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, याद रखना। जल संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है वैसोप्रेशन हार्मोन, ठीक है। बाकी देखेंगे, और ये ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है पुरुषों में पाया जाता है, नर हार्मोन को स्रावित को प्रभावित करता है, जो प्रेरित करता है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन तो आपको पता है शरीर में जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, इसको स्क्रॉल कर देते हैं, इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फटाफट से करें। सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है ये शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है, वृद्धि हार्मोन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में दिया गया था लुटिओट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, ये है, इसे प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं, जो स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, निम्नलिखित पर विचार करना है। एक तरफ जोंक है, ठीक है, जोंक है, केचुआ है, केंकड़ा, कनखजूरा, मधुमक्खी। उपरोक्त में से कौन से एनिलिडा संघ के जंतुओं में सम्मिलित है, ठीक है। कौन से, ऑप्शन ए बी सी डी में से बताइए आंसर कौन से होंगे, ठीक है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, एक तो जोंक है, दूसरा केचुआ है, ठीक है। केंकड़ा, कनखजूरा, मधुमक्खी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो इसमें पूछा एनिलिडा संघ, ठीक है। एनिलिडा संघ वो होते हैं जो जंतुओं के समूह जिनका शरीर खंडों में विभाजित होता है, ठीक है, सेक्टर में विभाजित होता है। ये कृमि के आकार के होते हैं, ठीक है। इसका सर्वप्रथम जो शब्द लेमार्क ने दिया था, ठीक है। इसके प्रमुख जो एनिलिडा संघ के प्रमुख जो होंगे, जोंक और केचुआ शामिल होंगे, ठीक है, जोंक और केचुआ शामिल होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। दूसरे और क्या दिए थे, ये केकड़ा, कनखजूरा, मधुमक्खी दिए थे, ठीक है। केकड़ा, कनखजूरा, मधुमक्खी ये आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं, ये आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ के, ठीक है, ये क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें जो बाह्य कंकाल होता है उसमें जुड़े उपांग जैसे कि पैर हैं वो खंडित संघ में ही जुड़े होते हैं, ठीक है, जो एनिलिडा से इसे अलग करते हैं, ठीक है। इसलिए जो देखेंगे जोंक और केंचुआ ये सबके एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। फटाफट देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है। रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन ए नागोया प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी जेनेवा प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा है बताइए, ठीक है, कौन सा है बच्चे? जिनेवा प्रोटोकॉल, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, जिनेवा प्रोटोकॉल है, ठीक है। जिनेवा प्रोटोकॉल एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है, ठीक है, जो युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करती है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछे जाए पहली बार कब आया, 1925 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, 1925 में हस्ताक्षर किए गए थे पहली बार, ठीक है, ये 1925 में आया। ऑप्शन क्या है? सी, जिनेवा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पर। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूसफुट को, ऑप्शन बी एच.डी. शंकालिया को, ऑप्शन सी हावर्ड ब्रेस्टाप को, ऑप्शन डी सी एल कार्लाइल को। बताइए किसे कहा जाता है? 53 का आंसर बताइए, ठीक है, किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने मद्रास, अब चेन्नई के पास है, पल्लवरम में भारत का पहला जो पूर्व पाषाणकालीन पत्थर का उपकरण खोजा था इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पर। किस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरद ऋतु के सूर्य के समान बताया गया? ठीक है, बताइए किस अभिलेख में बताया गया? ऑप्शन ए कर्मदंडा अभिलेख, ऑप्शन बी तुमैन अभिलेख, ऑप्शन सी गढ़वा अभिलेख, ऑप्शन डी भीतरी अभिलेख। किसमें कहा बताया गया? तुमैन अभिलेख में बताया गया है, ठीक है, तुमैन अभिलेख में बताया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। तुमैन अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति वर्णित किया गया है, ठीक
ठीक है, ये क्यों कहा गया? यह उपाधि उनके कुमारगुप्त प्रथम के पराक्रम, तेज, उनके शासनकाल की समृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, तो मैंने अब लेंगे गुप्तकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक फारसी पुस्तकों की रचना हुई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। किसके शासनकाल में हुई? फटाफट करेंगे। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, ठीक है, यह है सी, औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, पता चला है कि हाल की जो शोध हुए हैं उनमें पता चला है कि औरंगजेब के जो शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, शनि ग्रह घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। सेकंड है, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। थर्ड है, अधिकतम छोटे ग्रह क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहले अब आधा इसमें दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा यहाँ करेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चे, इसको खिसकाएंगे थोड़ा। ठीक है, तभी इसमें दिखाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ये तीनों ही बताए थे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखेगा, इधर का लास्ट का नहीं देखेगा। ठीक है, तो क्या होगा? सही है। ठीक है, तीनों ही सही है इसमें। ठीक है, अरे पेन अभी हमने लिया नहीं था, का हाईलाइट नहीं लेना है अभी। ठीक है, क्या सही है? शनि ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, बिल्कुल सही। ठीक है, शनि ग्रह सबसे अधिक उपग्रह भी इसके हैं, सबसे ज्यादा मून इसके हैं। अधिकतर छोटे ग्रह जो होते हैं क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, शनि ग्रह का घनत्व वास्तव में जल के घनत्व से कम है, इसलिए अगर आप देखेंगे कि यदि इसे विशाल जल निकाय में रखा जाए तो तैरने लगेगा। शनि, और वर्तमान में देखेंगे शनि ग्रह के पास सबसे अधिक मून है, करीब 100। ठीक है, 100 करीब उसके उपग्रह हैं। ठीक है, और देखेंगे जो नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित, ठीक है, नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित क्यूपर जो बेल्ट है, वहाँ पर कई छोटे ग्रह और बर्फीले पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें प्लूटो भी शामिल है, क्योंकि प्लूटो का ग्रह की दर्जा नहीं दिया जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? 56 का डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फटाफट देख ले रहे हैं। ठीक है, 56 का डी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 57। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 57। ठीक है, भारत के महानतम विद्वान नरेशों में से एक महाराज भोज किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए गढ़वाल वंश, ऑप्शन बी प्रतिहार वंश, ऑप्शन सी चौहान वंश, ऑप्शन डी परमार वंश। किससे संबंधित थे? महाराज भोज परमार वंश से संबंधित थे। ठीक है, परमार वंश, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 57 का क्या ऑप्शन? डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 54, 58 सॉरी 54, 58 कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश निम्नलिखित में से कहाँ का गवर्नर था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश निम्नलिखित में से कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन ए मुल्तान, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी उच्च। किसका था? उच्च। ठीक, किसका गवर्नर था? 58 का बताइए आंसर। ठीक है, कहाँ का था? बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, आपको पता है जो इल्तुतमिश है ऐबक का दामाद था और एक योग्य सेनापति भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सी है ना 58 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर है 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक में हुई। ठीक है, सेकेंड है एफ यानी कि फाओ FAO का मुख्य लक्ष्य कृषि विकास के साथ साथ भूख एवं खाद्य असुरक्षा का उन्मूलन है, यद्यपि उन्हें कुपोषण उन्मूलन, ठीक है, यद्यपि इसमें कुपोषण उन्मूलन शामिल नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। 59 में बताना है कौन से कथन सही है। ठीक है, FAO यानी कि फाओ का मुख्य लक्ष्य कृषि विकास के साथ साथ भूख एवं खाद्य असुरक्षा का उन्मूलन है, यद्यपि इसमें कुपोषण उन्मूलन शामिल नहीं। ठीक है, देखेंगे ये वाला तो गलत है, फर्स्ट सही है। ठीक है, फर्स्ट सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पता है कि फाओ की जो स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, बिल्कुल सही। ठीक, कहाँ पे हुई थी? क्यूबेक कनाडा में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? क्यूबेक कनाडा। ठीक है, क्यूबेक कनाडा में हुई थी।
कथन एक सही है। ठीक है, सेकंड बताया कि फाओ का मुख्य लक्ष्य कृषि विकास और साथ साथ भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का उन्मूलन भी है। ठीक है, इसमें लिखा है कि भूख एवं उन्मूलन है। ठीक है, उन्मूलन भी, इसलिए कथन दो जिसमें कहा गया कि कुपोषण उन्मूलन शामिल नहीं है, ठीक है, बल्कि ये भी शामिल है। ठीक है, इसलिए असत हो जाता है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, देखेंगे कि जो फाओ का उद्देश्य है सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है। 59 का आंसर क्या है? ए है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, सेकंड गलत हो गया था। ऐसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न के युगों में से कौन से सुमेलित नहीं आपको बताना है। ठीक है, भौतिक राशि, दूसरी तरफ इकाई मात्रक है। ऑप्शन ए तरंग एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी विकिरण फ्लक्स वॉट, ऑप्शन सी आवेग न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन डी ऊष्मा सेल्सियस। बताइए इसमें से क्या बताया, कौन सा सुमेलित नहीं है। 60 का आंसर बताइए। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? डी नहीं है। ठीक है, एक मिनट बच्चे, क्या है इसमें आ गया, कौन सा? ठीक है, डी नहीं है, डी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है, ना कि सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस तापमान कम। ठीक है, इसका ऊष्मा का मात्रक क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी या जूल। ठीक है, एक मिनट, अपने कैलोरी या फिर जूल होता है ऊष्मा का मात्रक। ठीक है, ठीक है, कैलोरी या जूल होता है। सेल्सियस तो आपको पता है तापमान का है। ठीक है, सेल्सियस किसका है? तापमान मापने की इकाई है। ठीक है, बाकी तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, विकिरण फ्लक्स वॉट में। ठीक है, आवेग न्यूटन सेकंड में। ठीक है, न्यूटन सेकंड में मापा जाता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में है, आप लोग कह रहे हैं मैं इतनी स्पीड से क्यों पढ़ा रही हूँ, आपको पता है ना कि टाइम की शॉर्टेज है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ट्राइबोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ट्राइबोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए थर्मोडायनेमिक्स और ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी पदार्थ संरचना उनके यांत्रिक गुण, ऑप्शन सी है घर्षण स्नेहक और घिसाव, ऑप्शन डी सतह के संपर्क में ऊर्जा के आदान प्रदान। 61 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, ये किससे संबंधित? ट्राइबोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, ये है घर्षण स्नेहक और घिसाव से संबंधित है। ठीक है, घर्षण स्नेहक और घिसाव से संबंधित, सी ऑप्शन राइट आंसर है। जो ट्राइबोलॉजी है, ये विज्ञान की वह शाखा है जो सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली सतहों के घर्षण स्नेह घिसाव की घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है। ये अध्ययन करती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए 61 का क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यहाँ पे देख लेंगे, मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर 2024 में मैक्सिको में संपन्न हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ नीचे दिया गया होगा, अब इसको इधर से निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या था? ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, डेनमार्क की विक्टोरिया कैयर थीलविग ने यह प्रतियोगिता जीत ली थी। ठीक है, कैयर थीलविग ने यह प्रतियोगिता जीत। थर्ड में है, भारत की तरफ से रिया सिंघा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सत्य कथन पर चुनना है, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा। ठीक है, ये तीनों ही सही है। ठीक है, 1, 2 और जो यहाँ पे हमने दिखाया था ये। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर 2024 में मैक्सिको में संपन्न हुआ था। ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। 62 है ना, ये भी सही है। आंसर अपना क्या निकल के आएगा? आंसर अपना क्या निकल के आएगा बच्चे? ठीक है, यहाँ पे दिख तो रहा है ना बच्चे आपको, क्योंकि मोबाइल में आप लोग पढ़ते हैं, उस हिसाब से हम इसको थोड़ा इधर इसको और निकाल कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग मोबाइल में पढ़ते हैं ना, इसलिए वो देख के हमें करना पड़ता है। ठीक है, हर कोई लैपटॉप में नहीं पढ़ता है बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो गया। मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य जो प्रतियोगिता हुई थी, सभी कथन सत्य इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट स्टेटमेंट के दिसंबर 2024 में मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया। सेकंड है, मोल्डोवा ISA का 105वां सदस्य बना। सत्य कथन चुना है, A, B, C, D कौन सा हो जाएगा आंसर बताइए।
ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? दिसंबर 2024 में जो मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आईएसए में शामिल हो गया, बिल्कुल सही। और मोल्दोवा आईएसए का 105वां ना 107वां सदस्य बना है। ठीक है, देख लीजिएगा चाहिए, इसमें 105वां बताया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या पूछा है? सत्य कथन चुनना, केवल एक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 105वां दिया है तो 107वां बना है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा दिए गए कुछ की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। ठीक है, आइए मिला लेते हैं, फिर आंसर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। सूची फर्स्ट व्यक्ति दिए संजय मल्होत्रा, हरमीत ढिल्लो, फ्रैंकोइस बायरू, नेटेम्बो नादिती नेदेतुआ। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और उसके बाद आंसर निकलेगा। सही सुमेलित करते हैं, आगे देख लेते हैं। संजय मल्होत्रा है 26वें गवर्नर आरबीआई के बने हैं। ठीक है, संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर आरबीआई के बने हैं। ठीक है, हरमीत ढिल्लो है सहायक अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, यूएसए के हरमीत ढिल्लो। ठीक है, सहायक अटॉर्नी जनरल यूएसए के हैं ये। ठीक है, न्याय से संबंधित हैं। फ्रैंकोइस बायरू ये प्रधानमंत्री फ्रांस के हैं। ठीक है, फ्रांस के हैं। बात करें नेटेम्बो नादिती नेदेतुआ, ठीक है, ये है प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं नामीबिया की। ठीक है, नामीबिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है, इसलिए सुमेलित करेंगे और आंसर आपका क्या निकल के आएगा? आंसर क्या निकल के आएगा? ए। ठीक है, ए आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। सीधे सीधे सुमेलित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये लेंदी करने के इस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, अमेरिकन जनरल वॉल स्ट्रीट द्वारा किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया गया है? ठीक है, वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है, किसको किया है? मध्य प्रदेश को किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश को किया है। दिसंबर 2024 में अमेरिकन जो जनरल वॉल स्ट्रीट द्वारा भारतीय राज्य मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अगर देखें जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने विशेष रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो, पन्ना और बांधवगढ़ को महत्व रूप से शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, सिलीनेक्स 2024 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, इसका आयोजन भारत एवं श्रीलंका के मध्य किया गया। सेकंड, इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सत्य कथन चुनना आपको। ठीक है, आइए सत्य कथन देख लेते हैं क्या है। आधा पता नहीं क्या ही ऐसा देते हैं, पूरा ये तो क्वेश्चन कंप्लीट करो, है ना। ठीक है, ठीक है, इसका आयोजन भारत श्रीलंका के मध्य किया गया है। इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। 66 का आंसर हो जाएगा सी। एक मिनट में 66 बता रहे हैं हम। नहीं, ये हम इसका दूसरा देख रहे थे, इसका नीचे है क्या? अच्छा, ये नंबर मिस्टेक है। 66 के बाद 67 आना चाहिए, ना कि 68। ठीक है, ये क्या है? इसका है सी। ठीक है, इसका हो गया सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 67 क्वेश्चन नहीं दिया है ना, एक मिनट बच्चे, 67 क्वेश्चन नहीं दिया है। ये दिया तो है यार,
कहाँ पे हम जा रहे हैं, ओहो मैं हम ही खुद यहाँ पे देखो 67 क्वेश्चन को इधर पीछे लगा दे रहे हैं। 1 मिनट बच्चे, ठीक है 1 मिनट, ठीक है यहाँ पे है, 1 मिनट बैक आएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन होगी, ठीक है। 66 है, इसका आयोजन भारत श्रीलंका के मध्य किया है, सिलिनेक्स का, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा ऊपर स्क्रॉल करना है, ठीक है ये था, ठीक है। तो ये ए बी सी यानी कि सी दोनों ही सही है, ए एंड बी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 66 का सी। अब चलेंगे 67 पे, ये हम स्क्रॉल कर दे रहे थे जल्दबाजी में तो देख नहीं रहे थे। 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है समुदाय अनुक्रमण किसी क्षेत्र विशेष में समुदायों का व्यवस्थित प्रगतिशील प्रतिस्थापन है। सेकंड है इसकी परिभाषा क्लीमेंट द्वारा दी गई। उपरोक्त में से कौन से कथन सही आपको बताना है, ए बी सी डी में से कौन से कथन हो जाएंगे। 67 ठीक है, इसका हो जाएगा समुदाय अनुक्रमण किसी विशेष क्षेत्र समुदाय का व्यवस्थित प्रतिष्ठापन है और इसकी परिभाषा क्लीमेंट एटली द्वारा दी गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 67 का सी है, ठीक है। समुदाय अनुक्रमण या पारिस्थितिक प्रक्रिया जिसमें समय के साथ एक विशेष क्षेत्र में जैविक समुदायों का क्रमिक और व्यवस्थित प्रतिस्थापन होता है। और क्लीमेंट एटली ने 1960 में, ठीक है 1916 में इस अवधारणा को परिभाषित करते हुए बताया कि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्षेत्र में क्रमिक रूप से विभिन्न पादप समूह निवास करते हैं और यह प्रक्रिया किसी शुष्क भूमि पर शुरू होकर एक जो स्थिर जो चरमोत्कर्ष होता है, ये क्लाइमैक्स होती है कम्युनिटी की, वहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती है, अपने आप ही संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, ये बताया था। 67 का है सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ई ओ विल्सन ने किया, ठीक है। सेकंड है हॉट स्पॉट की आशय उस भौगोलिक क्षेत्र से जिसकी जैव विविधता को मनुष्य की विभिन्न अनैतिक गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेना है कौन से कथन असत्य हैं। ए बी सी डी में से बताइए आंसर क्या हो जाएगा 68 का, ठीक है। इसमें बताया कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ईओ विल्सन ने किया है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ईओ विल्सन ने नहीं किया, किसने किया है? हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? नॉर्मन मायर्स ने किया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ कहाँ लिखें? नॉर्मन मायर्स ने किया है, ठीक है। किसने किया है? नॉर्मन मायर्स ने किया है, ठीक है, ना कि ईओ विल्सन ने, ठीक है। तो यही वाला गलत हो जाएगा, इसमें असत्य पूछा था तो कौन सा हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए, ठीक है। और बाकी सेकंड तो अपना सही है, ठीक है, सेकंड तो अपना सही है। 68 का ए है, असत्य पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 69 पर। 69 पे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कौन सा? सारगेसो, फर्स्ट स्टेटमेंट में सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक उपोष्णकटिबंधीय परिसंचरण के भीतर स्थित है, ठीक है। सेकंड है इसका नामकरण मुक्त रूप से तैरने वाली सागरी घास प्रजाति के नाम पर रखा गया। थर्ड है सारगेसो सागर किसी भूभाग से आबद्ध नहीं है, ठीक है। उपरोक्त कथनों से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे जरूर देख लें कि सत्य पूछ रहे हैं कि असत्य पूछ रहे हो। ए बी सी डी में से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 69 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक में उपोष्णकटिबंधीय जो परिसंचरण के भीतर स्थित है, ये हम सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ाने का टाइम नहीं है। इसका नामकरण मुक्त रूप से तैरने वाली जो सागरी घास सारगेसो के नाम पे है और सारगेसो सागर किसी भूभाग से आबद्ध नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। तो सभी सही, ऑप्शन डी, ठीक है। 69 का क्या है? डी है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, सेकंड है प्रथम कॉप सम्मेलन 1995, थर्ड है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, ठीक है। इसमें से आपको बताना है, क्या बताना है? ऊपर में से कौन से कथन सही सुमेलित हैं? ए बी सी डी में से क्या आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा इस तरफ से एडजस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3 लाइन्स में दिए गए हैं और हम अभी इसको इतना टाइम नहीं था इसको मॉडिफाइड कर पाते, ठीक है। मॉडिफाई करने का हमारे पास अभी टाइम नहीं था एक्चुअली, इसलिए ये फिर आपके पास लाना था कैसे भी करके, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन याद रखना, ये एक तरह से आपका इन्फॉर्मेशन भी है, जानकारी भी मिल रही है आपको, आपका रिवीजन भी हो रहा है। 70 का क्या हो जाएगा आंसर? तीनों सही हैं तो डी होगा, ठीक है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था और प्रथम कॉप सम्मेलन 1995 में हुआ था और मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो हुआ था 1987 में हुआ था, ठीक है। जब ये तीनों ही है तो आंसर आपका हो जाएगा
कौन से कथन सुमेलित है ये बताएं, तो सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आपको पता है कि अगर जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन पे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है 1987 में आयोजित प्रथम जो ओजोन परत संरक्षण के लिए बचाव के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर तो डी हो गया था। 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसूनी वन वायु के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे, सही नहीं। ऑप्शन ए, अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। ऑप्शन सी है, वृक्षों की ऊंचाई 20 से 30 सेंटीमीटर है। ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी भारत में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा 71 का? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं है, अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती हैं, बिल्कुल सही है, मानसूनी वन वायु में। ठीक है, इसमें लिखा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यहीं पे गलत हो जाएगा। और वृक्षों की ऊंचाई 20 से 30 सेंटीमीटर है, उत्तर पूर्वी भारत में ये वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं, यही बताया था। ठीक है, अगर इससे पूछा औसत वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, ना कि 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, इनके बीच होगी, ना कि 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछे 200 सेंटीमीटर जो अधिक है वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उनमें। ठीक है, और मानसूनी वन की जो अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती होती हैं। और ये वन अगर आप देखे जाएं, ये मानसूनी वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और उत्तर पूर्वी भारत जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 डी। 72 क्वेश्चन में देखेंगे क्या होगा। एक मिनट, इसको इरेजर लेनी पड़ेगी। एक मिनट, यहाँ पर हमने पहले कर दिया था। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, वियना सम्मेलन ओजोन संरक्षण। ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग सम्मेलन सतत विकास पर जोर। ऑप्शन सी है कानकुन सम्मेलन हरित जलवायु कोष की स्थापना। ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल सम्मेलन सामुदायिक पर्यावरण की सुरक्षा। बताइए किससे संबंधित है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। 72 का आंसर कौन सा सही? ठीक है, वियना सम्मेलन ओजोन संरक्षण से संबंधित है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन सतत विकास पर जोर है। कानकुन जो सम्मेलन है हरित जलवायु कोष की स्थापना। लेकिन मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन है सामुद्रिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अभी बताया था, ओजोन संरक्षण। ठीक है, ओजोन मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन 1987 में हुआ था, पता है, ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल आपसे पूछेगा कहाँ पे? ये कनाडा में है। ठीक है, और बताएगा सामुद्रिक, इसमें बताया गया है सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित सम्मेलन हेलसिंकी में है। ठीक है, वियना सम्मेलन ओजोन संरक्षण से जुड़ा है और जोहान सतत विकास पर है। और कानकुन सम्मेलन है हरित जलवायु कोष की स्थापना से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है मरुस्थलीय परितंत्र के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं? ऑप्शन ए, ये प्राहार आतिचर होते हैं। ऑप्शन बी, ये लंबी टांगों वाले होते हैं। ऑप्शन सी, ये बहुत धीमी चलने वाले होते हैं। ऑप्शन डी, ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट परितंत्र के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव होते हैं, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं आपको बताना है। 73। ठीक है, ये प्रहार आतिचर होते हैं, बिल्कुल सही। ये लंबी टांगों वाले होते हैं, बिल्कुल सही। ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं पानी की कमी को बचाने के लिए। ऑप्शन सी, ये बहुत धीमी चलने वाले नहीं, बहुत तेज चलने वाले होते हैं। ठीक है, बहुत तेज चलने वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो दिन की जो गर्मी है उससे बचने के लिए भोजन की तलाश में जब जाते हैं तो बहुत तेज चलते हैं। ठीक है, अधिकांश जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो रात्रिचर ही होते हैं। ठीक है, रात्रिचर होते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा जो होंगे डेजर्ट से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे तो आंसर क्या हो गया? सी। 73 का सी।
ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों, निम्नलिखित अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ, निम्नलिखित अक्षांशों से उच्च अक्षांशों यानी कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर किसी पारिस्थितिक तंत्र की, ऑप्शन ए उत्पादकता में कमी आती, बी जैव विविधता में कमी आती, सी है ए बी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 74 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, उत्पादकता में भी कमी आएगी, जैव विविधता में भी कमी आएगी। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर ही पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा निम्न अक्षांशों पर ही पाई जाती है। उच्च अक्षांशों पर धीरे धीरे जैव विविधता भी घटेगी, उत्पादकता भी कम होगी। ठीक है, 74 का आंसर क्या हो, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 75 का क्वेश्चन नंबर 75। जहांगीर ने किस विदेशी यात्री को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए सर थॉमस रो, ऑप्शन ए विलियम फिच, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन डी विलियम एडवर्ड। किसको दी थी, विलियम हॉकिंस को। ठीक है, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, हॉकिंस 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में अकबर के नाम का एक पत्र लेकर भारत आया था। ठीक है, जहांगीर ने इसे 400 मनसब का एक सैन्य और प्रशासनिक पद भी प्रदान किया था। और सर थॉमस रो जो 1600 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे और सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने का फरमान प्राप्त करने में सफल रहे थे। कौन से, सर थॉमस रो। ठीक है, विलियम फिच 1608 ईस्वी में, और विलियम एडवर्ड 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, ऑप्शन क्या है 75 का, सी। नेक्स्ट देखेंगे 76 का, देख लेते। 76 का है, विभाजन के दौरान किस राज्य की राजधानी पाकिस्तान में चली गई थी, जिसे बदलने के लिए चंडीगढ़ शहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, ठीक है, ए बी। ठीक है, ए है हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा। ठीक है, बाकी आप नीचे देखेंगे। या पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, बताइए कौन सी थी। ठीक है, कौन सी थी, पंजाब। ठीक है, कौन सी थी, पंजाब थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पंजाब राज्य की जो तत्काल राजधानी थी लाहौर, ठीक है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी। ठीक है, पंजाब राज्य की जो तत्कालीन राजधानी थी लाहौर, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय पंजाब को नई राजधानी की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए चंडीगढ़ शहर का निर्माण कराया था। ठीक है, इसकी परियोजना का जिम्मा फ्रांस के प्रसिद्ध वास्तुकार थे ले कार्बूसियर को सौंपा गया था। आज देखेंगे तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों राज्य की संयुक्त राजधानी है और यह केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, आंसर आपका क्या था, सी। ठीक है, पंजाब की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में दत्त ब्रैडली थीसिस क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए स्वशासन व स्वराज के रूप में कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य, ऑप्शन बी गरीब कृषकों पर कानूनी सुधार का प्रभाव, ऑप्शन सी भारत में कम्युनिस्ट नीति में बदलाव का सैद्धांतिक और राजनीतिक आधार, ऑप्शन डी अधिमान्य टैरिफ नीतियों द्वारा ब्रिटिश औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संकट का समाधान। 77 का आंसर बताइए क्या है। ठीक है, क्या है आंसर बताइए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कम्युनिस्ट नीति में बदलाव का सैद्धांतिक राजनीतिक आधार। ठीक है, क्या है, दत्त ब्रैडली थीसिस। ठीक है, दत्त ब्रैडली थीसिस जो राजनीतिक पाम दत्त और ब्रेन ब्रैडली द्वारा लिखित एक एंटी इंपीरियलिस्ट पीपुल्स फ्रंट इन इंडिया नामक दस्तावेज है उससे संबंधित है। ये भारत में कम्युनिस्ट नीति में बदलाव और सैद्धांतिक राजनीति का आधार, ठीक है, का आधार है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 है। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इस एक्ट ने 2 वर्ष तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखने की अनुमति दी। सेकंड, इस एक्ट के द्वारा सिखों के पास एक छोटी तलवार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना, ए बी सी डी में से कौन से सही है। ठीक है, तो क्या है, दोनों ही सही है।
इस एक्ट ने 2 वर्ष तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखने की अनुमति दे दी थी और इस एक्ट के द्वारा सिखों के पास एक छोटी सी तलवार रखने का जो प्रतिबंध है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, रखते थे। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। ठीक है, कौन से सही है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट उत्पादित किया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार करने और 2 वर्ष तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत था। ठीक है, कथन सही है ये। ठीक है, उसके साथ इन्हें भारतीयों पर किसी भी प्रकार के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें सिख समुदाय विशेष रूप से नाराज हो गया क्योंकि उन्हें धर्म के अनुसार अपने साथ एक कृपाण रखते, जिस छोटी तलवार जिसे कृपाण बोलते हैं, जिसके कथन 2 भी सही है। ठीक है, इसलिए आंसर अपना सी है। नेक्स्ट देखेंगे कृपाण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 79 दिल्ली प्रस्ताव 1927 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फर्स्ट इसमें नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम नेताओं द्वारा की गई मांगे शामिल थी। सेकंड इसमें पंजाब और सिंध के लिए अलग प्रांतीय स्थिति की मांग थी। थर्ड इसमें मुस्लिमों के लिए केंद्रीय विधायिका में 1/3 आरक्षण की मांग थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ABCD में से बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा 79 का। ठीक है, इसमें नेहरू रिपोर्ट में क्या है, कौन से कथन सही है? ये गलत है, नहीं ऐसा शामिल नहीं था। ठीक है, इसमें पंजाब और सिंध के लिए अलग प्रांतीय स्थिति की मांग थी, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें मुस्लिमों के केंद्रीय विधायिका में 1/3 आरक्षण की मांग थी, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है 79 का। ठीक है, दिल्ली प्रस्ताव जो 1927 में आया था, मुस्लिम सांप्रदायिक जो नेता द्वारा प्रस्तुत 4 बुनियादी मांग का समूह था, ना कि नेहरू रिपोर्ट के जवाब में। नेहरू रिपोर्ट तो 1928 में आई थी। ठीक है, इसलिए कथन गलत हो गया। दूसरा है कि इन प्रस्तावों में सिंध को एक अलग प्रांत बनाने और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को अन्य प्रांतों के समान संवैधानिक दर्जा देने की मांग की गई थी, जिससे कथन 2 भी गलत है। इसमें कहा गया कि पंजाब के लिए अलग प्रांतीय स्थिति की मांग नहीं थी, हालांकि इसमें मुसलमानों के लिए केंद्रीय विधायिका में 1/3 प्रतिनिधित्व की मांग शामिल करी गई थी। ठीक है, ये कथन 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने पूरे मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ लिया ना आप लोगों ने। अब चलते क्वेश्चन नंबर पर, क्या क्या इसका ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन सी है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, 1980 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे देखो इसका है। ठीक है, 1918 में हुआ था। इसके दौरान सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विशेष रूप से विट्ठल भाई पटेल और महात्मा गांधी द्वारा की गई जांच ने किसानों की मांग की वैधता की पुष्टि की थी। खेड़ा जिले के किसान फसल खराब होने और सरकार द्वारा भू राजस्व में छूट की अपील की अनदेखी किए जाने के कारण अत्यधिक संकट में थे। जांच में पाया गया कि फसल समान पैदावार से 1/4 से भी कम थी, जिसका अर्थ था किसान भू राजस्व सहायता के तहत लगान की कुल छूट के हकदार थे। ठीक है, यह जो रिपोर्ट थी किसानों के पक्ष में एक मजबूत तर्क साबित भी हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 है भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत मानक समय की यामोत्तर रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बिहार, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। बताइए 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये है भारतीय मानक यामोत्तर रेखा। ठीक है, यह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा भारत की 5 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कौन सी रेखा है? 82.5 या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है। और प्रयागराज के पास अगर पूछी जाए तो नैनी से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के लिए एक समान समय क्षेत्र को सुनिश्चित करती है, जो देश की पूर्वी पश्चिमी छोरों के बीच समय के अंतर को कम करने में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे कि बिहार इसमें शामिल नहीं, जो जहां जहां बिहार इसको हटा दिया हमने। ठीक है, जहां जहां बिहार सिंपल सा जिसको आता है वो इसे एलिमिनेट कर देगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित पर्वतों शिखरों का पूर्व से पश्चिम को सही क्रम क्या है? ठीक है, सही क्रम क्या है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन सी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट।
ऑप्शन डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। बताइए 82 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या होगा? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला हम देखेंगे, इन शिखरों को पूर्व से पश्चिम की ओर अगर सही क्रम लगाएंगे तो कंचनजंगा है, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी है। ठीक है, तो कंचनजंगा है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और सबसे पूर्व में स्थित है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल चीन सीमा पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। और अन्नपूर्णा, धौलागिरी दोनों नेपाल में स्थित है। ठीक है, जो एवरेस्ट के पश्चिम में आती है। ठीक है, जिसमें अन्नपूर्णा धौलागिरी से पूर्व में है। ये सभी शिखर अपनी भौगोलिक भव्यता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, दक्षिण भारत की कौन सी नदी घाटी दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहलाती है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी घाटी, ऑप्शन बी कावेरी नदी घाटी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी घाटी, ऑप्शन डी पेन्नार नदी घाटी। 83 का आंसर बताइए। ठीक, कौन सी? कावेरी नदी घाटी। ठीक है, कावेरी बेसिन। कावेरी नदी जो घाटी है दक्षिण भारत के अन्न भंडार की उपाधि प्राप्त की है इसने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 है, किस फसल में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए मक्का, धान, गन्ना या गेहूं। ठीक है, किसमें पाई जाती है? ठीक है, मक्का में। ऑप्शन ए। ठीक है, लोग अधिकांश स्टार्च में क्या लगा देंगे? धान लगा देंगे, लेकिन वो गलत है। ठीक है, क्या किसमें पाई जाती है? ए, मक्का में। मक्का फसल में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, मक्का को अनाजों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बहुत ज्यादा पोषण युक्त एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85 पे चलें। ठीक है, फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। फर्स्ट है सोनोरन, आटाकामा, टकलामकान या गिब्सन। ठीक है, ये सारे क्या है? डेजर्ट है। और ये कहाँ पे स्थित है? आइए देख लेते हैं। ठीक है, सोनोरन उत्तरी अमेरिका, आटाकामा दक्षिण अमेरिका, टकलामकान चीन, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। सीधे सीधे सम्मिलित। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए 85 का ऑप्शन ए सही राइट आंसर है। 85 का आंसर क्या है? ए। सोनोरन है उत्तरी अमेरिका में है। आटाकामा आपको दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, पता है। चिली जहाँ नाइट्रिक का भंडार है और ये सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। और टकलाकान मतलब मध्य एशिया में। ठीक है, और जो चीन के सिंजियांग जो प्रांत है उधर स्थित है। ठीक है, और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में, उसमें लाल रेत पाई जाती है गिब्सन स्थल में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, फर्स्ट है माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट आपका है कि मोमबत्ती का जलाना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी में से बताइए क्या आंसर हो जाएगा 86 का। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, माइक्रोफोन है वास्तव में देखें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ना कि इसमें क्या बताया था? बताया क्या था? ध्वनि ऊर्जा में बताया था। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, बल्कि क्या होता क्या है, माइक्रोफोन वास्तव में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ना कि इसके विपरीत। ठीक है, बाकी सेकंड सही है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पे। इसका हमने लगाया है आपको। हाँ ठीक है, 87 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। डायन, एम्परे, अर्क, कैंडेला, इसको सम्मिलित करना है और आंसर निकालना है 87 का। 87 का। ठीक है, डायन का बल है, एम्पियर का विद्युत धारा, अर्क का आकार है, कैंडेला का ज्योति तीव्रता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1 2 3 4 सीधे सीधे सम्मिलित है। 87 सीधे सीधे सम्मिलित है। 87 का ए। नेक्स्ट चलेंगे फटाफट 88 पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष, डी है अभिंदुकता। ठीक है, अभिंदुकता।
ठीक है, ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, डिफोकसी लेंस, बेलनाकार लेंस। ठीक है, आइए मिला लेते हैं इसको 88 को। ठीक है, 88 को ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 88 का सी आएगा। फटाफट करेंगे। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष होता है जिसे बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, मायोपिया जो अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है। ठीक है, मायोपिया। दूरदृष्टि दोष है जिसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दूरदृष्टि दोष को। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया जो उत्तल लेंस से सुधारा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस से सुधारा जाता है। और ज्यादा दृष्टि तो आपको पता है प्रेश बायोपिया कहते हैं। प्रेश बायोपिया कहते हैं जो उम्र के साथ साथ वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती लग जाती है, द्विफोकसी लेंस की जो होती है उससे सही हो जाता है। कहा गया द्विफोकसी लेंस। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखिए अमृतता बेलनाकार लेंस। ठीक है, अब निकाल लेते हैं क्या है ए का फर्स्ट, कहाँ गए, यानी ए का 2, बी का फर्स्ट, ठीक है, और सी का 3 और डी का 4। ठीक है, सी राइट आंसर इसका। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है किस रंग में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता है। कौन सा रंग होगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन बैंगनी। बताए किसमें होता है, ये होता है हरा। ठीक है, इस रंग में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता है, वो हरा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरे रंग के प्रकाश में लगभग नहीं होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि पौधों में जो मौजूद क्लोरोफिल है जो उन्हें हरा रंग देता है, हरे प्रकाश को अवशोषित करने के बजाय उसे परावर्तित कर देता है। यही कारण है कि हमें पौधे हरे दिखाई देते हैं। और अगर बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि क्लोरोफिल है जो लाल तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है। और देखेंगे नीले और बैंगनी रंग जो प्रकाश होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है लाल प्रकाश की तुलना में थोड़ा कम प्रभावी होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार हम देखें हरे प्रकाश का परावर्तन, लाल प्रकाश के अवशोषण और प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना। असत्य कथन की पहचान कर लेते हैं, आइए फटाफट। ऑप्शन ए लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल आयोडीन का प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन बी डीपीटी का टीका ट्रिपल एंटीजन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी गलसुआ में मुक्ता मारी आंख प्रभावित होती है। ऑप्शन डी सेल का ड्रग मुख्य रूप से प्रतिजीवाणु औषधि है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं मैम को हंसी क्यों आई, क्योंकि ऐसा इसमें बताया ही गया है, हंसने का तो बात ही है। ठीक है, क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, वो ये नहीं है। ऑप्शन सी गलसुआ कहाँ से आंख में कब से होने लग गया। ठीक है, गलसुआ मम्स जिसे बोलते हैं, ये संत है मम्स मुक्त हमारी लाल ग्रंथियों में होता है। ठीक है, विशेषकर कान के पास जो पाई जाती है पैराटोडिक ग्रंथि में सूजन के कारण होता है। और ये है कि विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है ये। ठीक है, इसके बाद देखें कि लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल वास्तव में आयोडीन का प्रचुर स्रोत है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और डीपीटी का ट्रिपल एंटीजन के रूप में जाना जाता है। और सल्फर ड्रग मुख्य रूप से प्रतिजीवाणु औषधि है। ठीक है, यही पर अपना गलत है, ये गलसुआ से संबंधित था, ये लाल ग्रंथियों में होता है ना कि आंख में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 तक हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 91 पे। ठीक है, फटाफट जल्दी से हमें निपटाने हैं क्वेश्चन, क्लास लेनी है। प्रॉमिस करे हैं तो फिर करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, है ना बच्चे। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, ऑप्शन बी प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, ऑप्शन सी सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, ऑप्शन डी गाजर में लाल रंग कैरोटीन। बताइए किसके कारण कौन सा सुमेलित नहीं होगा, आपको बताना है। ठीक है, गाजर में जो लाल रंग है इसमें दिखा कैरोटीन। ठीक है, गाजर में जो लाल रंग है मुख्य रूप से एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण ही होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे हालांकि गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ये कैरोटीन आएगा नारंगी रंग, ना कि लाल। ठीक है, नारंगी जो रंग होगा
वो कैरोटीन के कारण होगा, ठीक है, जो विटामिन ए का पूर्वगामी है। और अन्य जो सही से मिल लेते हैं, देख लेते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। प्याज और सेब दोनों का रंग जो होता है एंथ्रोसायनिन नामक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। और जो अगर देखेंगे ऐसे अगर पौधे देंगे जो नीले और बैगनी और लाल रंग के होंगे, इनमें भी एंथ्रोसायनिन पाया जाता है, ठीक है। ये सभी सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92। भारत सरकार अधिनियम 1958 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। सेकंड है बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था। थर्ड है भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? 92 का आंसर बताइए फटाफट, ठीक है, बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए, फटाफट करो, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। पूछा क्या गया बच्चे, इसमें से कौन से कथन सही है? हम यहाँ जरूर देख लेते हैं, कहीं नहीं ना पूछा हो, फिर हम लग जाएंगे इसी में सर्च करने की हमने कहाँ गलत कर दिया है ना, इसलिए सही जरूर देख लेते हैं, ठीक है। 92 का आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था, ये भी सही है। और भारत परिषद को समाप्त कर दिया था, ये गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होता है, ठीक है। जो 1857 में विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को सीधे अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया था और भारत सरकार अधिनियम 1858 है वो पारित कर दिया था। इसकी पहली प्रमुख विशेषताएं थी, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया, और दूसरा था भारत प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था, और दूसरा था कंपनी की जो दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त करते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर दिया गया था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर दिया था। इनके सभी अधिकार और कार्य भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिए गए थे, ठीक है, जो ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल का सदस्य था, ठीक है। लेकिन भारत परिषद को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक नई भारत परिषद की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है? यहाँ पर नहीं पर अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। कौन सा प्रेरित नहीं है? ऑप्शन ए संसदीय शासन, ऑप्शन बी द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन सी विधि का शासन, ऑप्शन डी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। 93 का आंसर बताइए, क्या नहीं है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन डी, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जापान के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। किससे है? जापान, ये हम पढ़ा भी चुके हैं, अभी सोर्सेस पढ़ाए थे जब उसमें पढ़ाया था, ठीक है। जापान से संबंधित है, ठीक है, जापान से संबंधित है। जबकि अन्य विकल्प जो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और जो संसदीय शासन है, द्विसदनीय व्यवस्था है, विधि का शासन है, ये सब ब्रिटेन से लिए गए, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे, अरे यार जापान से, ब्रिटेन से, कभी है ना, कभी आप लोग सोचें कि जल्दबाजी करें तो यही होता है, ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है। ठीक है, भारतीय संविधान की ब्रिटिश संसदीय जो शासन प्रणाली है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है, से काफी प्रभावित है। जो द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, जो ब्रिटिश मॉडल से भी ली गई है। विधि का शासन सिद्धांत जिसका अर्थ है जिसमें कानून सर्वोच्च और सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, ठीक, ये भी ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई तभी वैध होगी जब कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रिया का पालन करेगी, ठीक है। ये जापान से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? ठीक है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? ऊपर ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी न्यायवादी, ऑप्शन सी केंद्रीय विधि मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। कौन से होते हैं बताइए? ठीक है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन सा होता है? सिंपल सी बात है, कौन से होते हैं? महान्यायवादी। ऑप्शन बी राइट आंसर, महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, एजीआई। भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया, अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। अनुच्छेद भाग 5 याद रखना, भाग 5 है। और अनुच्छेद कितना है फटाफट से करते हैं, आर्टिकल 76 है, ठीक है, आर्टिकल 76 है, ठीक है। इसमें महान्यायवादी पद के प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जिसका मुख्य सरकार के विभिन्न कानून मामलों पर सलाह देना, महत्वपूर्ण पद सरकार के हितों की रक्षा करना होता है,
ठीक है, 94 हो गया ना, फटाफट करेंगे बच्चे 95। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, 95 कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए राज्यसभा का संगठन अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अनुच्छेद 88, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93। बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। अंडरलाइन पहले हमने कर लिया। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये अभिभाषण 88 में ना बल्कि 87 में है। ठीक है, 87 में है। और राज्यसभा का संगठन इसमें सही है ये। ठीक है, ये भी सही है। और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये भी सही है। अगर आपके पास 88 में क्या है, 88 में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकारों को संबंधित। ठीक है, ये मंत्री और महान्यायवादी के अधिकारों से संबंधित है, आर्टिकल 88। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, सी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। न्यायपालिका की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। सेकंड है, उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं है। सत्य कथन बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में कौन सा आंसर होगा। ठीक है, कहाँ पे थे यार, 96 है ना। हाँ, न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायालय की समीक्षा की शक्ति नहीं है। ठीक है, इसका दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही कथन सही है। 96 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे जो लिखा था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 सूची फर्स्ट को सूची से कैसे सुमेलित करना है और फूड की सहायता से उत्तर निकालना है। भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम। इनके कार्यकाल दिए गए हैं, टेन्योर पीरियड दिए गए हैं, कब से कब तक हैं, या ये सुमेलित करेंगे। ठीक है, तब जाके आंसर निकलेगा। ठीक है, ठीक है, आपको पता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो भारत संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 के अनुसार, आर्टिकल 52 आर्टिकल है ये, आर्टिकल 52 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल कब था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 1967 से 1969। ठीक है, ये फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्ञानी जैल सिंह का 1982 से 1989। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद देखेंगे प्रतिभा पाटिल का, देखेंगे प्रतिभा जी पाटिल जो राष्ट्रपति थी, इनका था 2007 से 2012। ठीक है, लास्ट में देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 2002 से 2007 तक। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 सीधे सीधे सुमेलित। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 है, संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निश्चय राष्ट्रपति द्वारा किस सलाह पर किया जाता है। 98 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। मतलब किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि किसी सदस्य के निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण उसकी अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो इस मामले का अंतिम जो निर्णय है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय आपको पता है। ठीक है,
एक बात और आपको बताना है कि अगर दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लेना है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा, जो आर्टिकल 103 के दायरे से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 199 हो गया, नहीं 99। ठीक है, 99 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। 99 का आंसर बताइए, किससे लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के जो विचारार्थ विधेयक है उनको सुरक्षित रखने का प्रावधान कनाडा से संबंधित है। ठीक है, और कनाडा से और कौन कौन से लिए गए? सशक्त केंद्र का होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, संसदीय प्रणाली, फ्रांस के गणतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई, समवर्ती सूची और केंद्र संबंध है, आयरलैंड से राजनीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, और बाकी हम पढ़ाई चुके हैं इसमें से। ठीक है, 99 का आंसर क्या है? बी हो गया। नेक्स्ट चले गया क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य है? प्राक्कलन एस्टिमेट कमेटी किस संबंध में सत्य नहीं है ये पूछा। ठीक, ऑप्शन है इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है, सी है मंत्रिपरिषद को कोई भी सदस्य शामिल नहीं किया जाता, डी इसे स्थायी मित्रता समिति भी कहते हैं। 100 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, ये लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसका गठन लोकसभा में बजट पेश होने से पहले किया जाता है, ये गलत है। वास्तव में प्राक्कलन समिति का गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद किया जाता है, ना कि पेश होने से पहले। ठीक है, ये बजट होने से पेश में क्या, पेश होने से पहले ना बाद में किया जाता है। ठीक है, बाद में किया जाता है। ठीक है, यह देखा जाए तो संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति में से एक है, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद कोई भी सदस्य में शामिल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि निष्पक्षता से काम किया जाए। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे 101 पर। क्वेश्चन नंबर 101 पर चलेंगे। एक मिनट बच्चे। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा, फटाफट करते हैं फटाफट। ठीक है, बहुत टाइम हो जा रहा है, हमें बहुत काम है आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 फटाफट देखिए क्या पूछा गया है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है? राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूची पर कानून बना सकती है? बताइए, ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी अवशिष्ट सूची, या ऑप्शन डी में ए बी सी दोनों? बताइए कौन सा हो जाएगा? किस पे बना सकती है? समवर्ती सूची पर भी, राज्य सूची पर भी। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूची पर कानून बना सकती है? समवर्ती सूची पर, राज्य सूची पर? ऑप्शन डी हो जाएगा दोनों से। ठीक है, डी हो जाएगा दोनों सही। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं सूची, उसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियां हैं, कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची पर उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है, और समवर्ती सूची के विषय में राज्य विषयों पर भी राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। ठीक है, देखेंगे हालांकि अगर समवर्ती सूची के विषयों पर संसद द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है, और यदि दोनों कानून में विरोधाभास होता है तो सामान्यतः संसद का कानून प्रभावी होगा। ठीक है, जो अवशिष्ट सूची होती है, रेसिडुअल लिस्ट में देखेंगे, जो अवशिष्ट सूची है उसके विषय पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होती है। ठीक है, अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होती है। ठीक है, देखेंगे इस प्रकार राज्य विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों पर कानून बना सकती है, दोनों पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट देखिए 100 सेकेंड। इन्हीं कथनों पर कौन से कथन सही आपको देखना है? फर्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं। सेकंड है, अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। 102 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन डी होगा। कौन से सही है? ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कथन असत्य हैं, दोनों ही कथन असत्य हैं। राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को अपनी सिफारिशों के, ठीक है, कोई शक्ति नहीं है, बताया हमने। राज्यसभा धन विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ 14 दिनों के भीतर लोकसभा
को लौटा सकती है, लेकिन लोकसभा उन सिफारिशों को मानने न मानने के लिए स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक पास नहीं करती तो उसे दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखेंगे आर्टिकल 113 क्लॉज 2 के अनुसार अनुदान मांगों पर मतदान करने का अधिकार केवल लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं है। अनुदान मांगे केवल लोकसभा में रखी जाती हैं, वही इन पर मतदान करता है, राज्यसभा पे नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए 103 किसी प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? ऑप्शन ए एन पालकीवाला, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन सी ग्रेनविल ऑस्टिन। किसने कहा है? ठीक है, एन ए पालकीवाला ने। ठीक है, एन ए पालकीवाला ने कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, ये तो पता उद्देश्य प्रस्ताव था, उसका हिस्सा है ये। ठीक है, ठीक है, संवैधानिक जो विशेषज्ञ है एन ए पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 पे चलेंगे फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 104 संविधान के नियमों में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, कल ही हमने पढ़ा है ये सब। ऑप्शन ए आर्टिकल 137, ऑप्शन बी आर्टिकल 129, ऑप्शन सी आर्टिकल 132, ऑप्शन डी आर्टिकल 139। कौन सा है? आर्टिकल 129। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में घोषित करता है? वो आर्टिकल 129, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। इसका अर्थ क्या होगा अगर पूछा? यह है कि भारत को सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय और कार्रवाई जो साक्ष्यात्मक रूप से मूल्य रखते हैं और उन्हें भविष्य के मामलों के लिए रिकॉर्ड में रखा जाता है। इस निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त एक अभिलेख न्यायालय होने के नाते उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का भी शक्ति होती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि न्यायपालिका के स्वतंत्र अधिकार रखती है। 105 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। निम्नलिखित स्तूपों और उनके खोजकर्ताओं के युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए सांची का स्तूप जनरल टायलर, ऑप्शन बी नागार्जुन कोंडम स्तूप लॉन्गहर्स्ट, ऑप्शन सी जो बरहूत स्तूप है जनरल कानिंघम, ऑप्शन डी अमरावती स्तूप है एडवर्ड बेकर। कौन सा सही नहीं है? 105 का आंसर बताइए डी। अमरावती जो स्तूप एडवर्ड बेकर का नहीं है। अमरावती स्तूप की खोज 1997 में ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने की थी। ठीक है, कर्नल मैकेंजी। ठीक है, कर्नल मैकेंजी ने की थी। ठीक है, स्तूप कृष्णा नदी की तट पर स्थित है और बाकी सारे सही हैं। ठीक है, कौन सा सही नहीं था? बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए कृष्णचंद, ऑप्शन जगत सेठ, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी अमीर चंद। कौन सा इसमें शामिल नहीं था? 106 का आंसर मीर कासिम नहीं था। ठीक है, मीर कासिम इसमें शामिल नहीं था। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो प्लासी के युद्ध से पहले के षड्यंत्रों में मीर कासिम शामिल नहीं था। मीर कासिम सिराजुद्दौला का रिश्तेदार और बाद में मीर जाफर का दामाद भी था। ठीक है, जो बंगाल का नवाब बना। ठीक है, 106 का क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे 107 पर। किस सूफी संत को अनल हक मैं सत्य ईश्वर की घोषणा करने के कारण मृत्युदंड दिया गया? ठीक है, ऑप्शन ए राबिया, ऑप्शन बी अल गजाली, ऑप्शन सी मसूर बिन हल्लाल, ऑप्शन डी अब्दुल हसन अल हुजविरी। ठीक है, 107 के आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मंसूर बिन हल्लाल। ठीक है, मंसूर बिन हल्लाल। मंसूर बिन हल्लाल एक प्रसिद्ध ईरानी सूफी संत थे जिनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। इन्हें अनल क्या कहा था? अनल हक मैं सत हूं या ईश्वर हूं, ये विवादास्पद घोषणा करने के कारण मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 108 पे फटाफट बस जा रहे हैं हम। लास्ट में है, बस लास्ट पेज पे हैं, लास्ट पेज पे चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट पेज पे चल रहे हैं, पेसेज बना के रखिएगा। ठीक है, 108 है फटाफट। आई नो दैट कि आपका एग्जाम है। ठीक है, 108 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था? आपको बताना। ऑप्शन है अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, मराठी। ठीक है, किसमें था ये? मराठी भाषा में। किसमें था? मराठी भाषा में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नामक समाचार पत्र था प्रकाशन शुरू किया था। इस समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था।
ठीक है। मूक नायक का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलित और शोषित वर्गों की आवाज को उठाना, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना, ठीक है, और सामाजिक समानता की वकालत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 109 अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1936 में किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी एनजी रंगा, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 109 का क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। यू नो दैट, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में आयोजित किया गया था 1936 में, और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको जो कालक्रम अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का गठन, पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। आइए देख लेते हैं इन प्रागैतिहासिक जो घटनाएं हैं, इनको क्रम देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटना 1919 में देखेंगे, 1919 में हुई थी। यह अमृतसर में जनरल डायर के, ठीक है, जनरल डायर के नेतृत्व में, ठीक है, आदेश पर की गई थी। और साइमन कमीशन की बात की तो सभी को पता है, ये 1927 में, यानी कि भारत में 1928 में आप आए थे। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, ठीक है, 1931 में लंदन में आयोजित किया था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल में, कॉन्फ्रेंस में। और पूना पैक्ट आपको पता है, पूना पैक्ट ये 1932 में हुआ था, ठीक है, 1932 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षित सीटों पर सहमति बनी थी, ठीक है। अब अगर इसको देख लेंगे तो पहले कौन सा हो जाएगा? पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, फिर उसके बाद साइमन कमीशन, ठीक है, उसके बाद 3 कोच में सबसे लास्ट में पूना पैक्ट आएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 110 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 111 है निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ द्वारा, ऑप्शन बी कवक द्वारा, ऑप्शन सी शैवाल द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा होती है? ये होती है प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा। निद्रा रोग जिसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, यह गंभीर बीमारी है जो ट्रैपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ, ठीक है, ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है, ठीक है। यह परजीवी मुख्य रूप से सीसी जो मक्खियां होती हैं उसके शरीर में पनपता है। जब कोई इसे काटता है तो उससे वो बीमारी एंटर कर जाती है, ठीक है। 111 का निद्रा रोग, ठीक है। 112 का बताया ना, आंसर ए है, ठीक है। 112 का आंसर क्या है अब देख लेते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन परीक्षण में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती है? परासर एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें, कौन सी लाई जाती है? एक्स किरणें, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। सीटी स्कैन में, कंप्यूटर टोमोग्राफी में एक नैदानिक जो इमेजिंग तकनीकी होती है, इसमें एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 112 से हो गया। 112 के बाद कौन सा आएगा? 113, ठीक है। 113 मानव के संपूर्ण शरीर या अंगों में असमानता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन जी ऑटो एनालाइजर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। 113 का आंसर बताइए किसका? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन ए। मानव शरीर के संपूर्ण अंगों का असमानता है, विकृति है, इसका सटीक पता लगाने के लिए मुख्य रूप से MRI करवाते हैं, MRI, ठीक है, MRI कराते हैं, जिसमें देखेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का प्रयोग किया जाता है, MRI किया जाता है, ठीक है। ये आंतरिक जो गड़बड़ियां होती हैं उनका पता लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे MRI होगी। नेक्स्ट देखेंगे 113 का आंसर ए हो गया,
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 114, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता? ठीक है, यकृत द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन है पैरा नामक प्रोटीन का उत्पादन, ऑप्शन बी फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन, ऑप्शन सी शरीर के ताप को बनाए रखना, ऑप्शन डी वसा का इमल्सीकरण करना। 114 का आंसर बताइए, डी, वसा का इमल्सीकरण नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यकृत कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, आपको पता है, लेकिन वसाओं का इमल्सीकरण करना इसका सीधा कार्य नहीं है। ठीक है, इसका ये सीधा कार्य नहीं है, इमल्सीकरण करना इसका सीधा कार्य नहीं। वसाओं का इमल्सीकरण पित्त रस द्वारा किया जाता है, पित्त वाइल जूस, पित्त रस द्वारा किया जाता है ये काम। ठीक है, ना कि वसाओं का इमल्सीकरण यकृत द्वारा किया जाता है, यानी कि बाइल जूस के द्वारा किया जाता है, और जो यकृत द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, होता है यकृत के द्वारा, लेकिन बाइल जूस के द्वारा किया जाता है, और ये क्या होता है, पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 115, रक्षा अधिग्रहण परिषद। ठीक है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आप देख लेते हैं कथन सीधे, बस अब स्क्रॉल नहीं करेंगे बार बार। ठीक है, यह खरीद मामलों पर रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय देने वाला निकाय है। इसका निर्णय 2001 में मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर कारगिल के युद्ध के बाद किया गया है। थर्ड, प्रधानमंत्री इस परिषद के पद अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 115 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक इसका सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, रक्षा जो परिषद अधिग्रहण है DAC के बारे में कथन 1, 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 गलत है। क्यों है, आइए बता देते हैं क्यों गलत है। DAC रक्षा मंत्रालय खरीद के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों और प्रणाली को अधिग्रहण के संबंध सभी प्रमुख नीतियों और निर्णयों की समीक्षा अनुमोदन करता है। इसका गठन 2001 में मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। कारगिल युद्ध 1919 के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य रक्षा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को बनाए रखना है। ठीक है, हालांकि DAC के पदेन अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। कौन से होते हैं? रक्षा मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री होते हैं। ओहो यार, काम कर ले आज। ठीक है, ये गलत था, क्या होते हैं? रक्षा मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यह परिषद रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के रणनीतिक और परिचालन पहलुओं का प्रबंधन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या आंसर हो गया फिर इसका, हमारा ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए 116, INS तमाल F-71 को 1 जुलाई 2025 को कहाँ कमीशन किया गया है? ऑप्शन ए कैलिनिनग्राद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन सी सेवेस्तोपोल। कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन ए ये कैलिनिनग्राद में किया गया है, जैसा अजीब नाम वही आंसर है। ठीक है, INS तमाल जो प्रोजेक्ट तलवार क्लास का एक स्टील गाइडेड मिसाइल है, ये ब्रिगेड मिसाइल है, ये 1 जुलाई 2025 को रूस के कैलिनिनग्राद में स्थापित किया। ये कहाँ पे? रूस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि रूस, ठीक है, रूस के कैलिनिनग्राद में कमीशन किया गया। ठीक है, 190 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। 116 का नेक्स्ट चलेगी 117, रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिज्म ने किस भारतीय राज्य में नया रक्षा MRO हब लॉन्च किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तेलंगाना। 117 का आंसर बताइए सी। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। रिलायंस डिफेंस ने अमेरिका स्थित कोस्टल मैकेनिज्म इंक के साथ मिलकर महाराष्ट्र के MIHNA नागपुर में एक प्रमुख रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल MRO सुविधा का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में किया गया है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 180, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, रवि सिन्हा, अनिल मल्होत्रा, पराग जैन या राजीव भटनागर। कौन से हैं? ठीक है, ये है पराग जैन। ठीक है, पराग जैन है। ठीक है, 1989 बैच के पंजाब कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी पराग जैन को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनकी नियुक्ति 30 जून 2025 को, ठीक है, 2025 को की गई थी। ठीक है, जो 2025 को जो प्रमुख रवि सिन्हा है, जो प्रमुख पहले थे रवि सिन्हा, उनकी सेवरेंसी की बात हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 119, ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेशन सूर्या, ऑप्शन बी ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन सिंदूर या ऑप्शन डी में ऑपरेशन सिंधु। कौन सा था? ठीक है, क्या था? ऑपरेशन सिंधु। ऑप्शन डी राइट आंसर है।
ठीक है। ईरान इजराइल संघर्ष से उत्पन्न तनाव के बाद भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर नामक एक अभियान स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अस्ताना में आयोजित दूसरे विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में महिलाओं के 54 केजी वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक, किसने मिला है, किसको मिला है? ठीक है, साक्षी चौधरी है, मीनाक्षी है, पूजा रानी है या योश लाइन पेरेज है? 120 का आंसर बताइए कौन सी है? साक्षी चौधरी। ठीक है, साक्षी चौधरी है। ठीक है, अस्ताना में जो आयोजित किया गया दूसरे विश्व मुक्केबाजी कप है 2025 में महिलाओं के यानी 54 केजी वर्ग में साक्षी चौधरी भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता बनकर आई हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक जो विजेता बनकर उभरी हैं। ठीक है, इन्होंने अपने फाइनल मुकाबले में देखा यूएसए की जो योशलाइन पेरेज को हराकर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये हराना वाला भी याद रखना है। ठीक है, कई बार जीतने वाला नहीं हराने वाला भी पूछ लेते हैं। किसको हराया है? योशलाइन पेरेज, ये यूएसए की हैं। किसको हराया है? योशलाइन पेरेज। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूएसए से। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये यूएसए से बिलोंग करती हैं। नाम क्या है इनका? योशलाइन पेरेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टूर्नामेंट में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया और इस तरह से हमारे पूरा 120 का जो कंप्लीट ठीक है 120 के जो कंप्लीट था टेस्ट, इसका सेकंड पार्ट था, ये आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एग्जाम, ये पीसीएस का एग्जाम 12 अक्टूबर को, उसके बाद अब हमारी क्लास चलेगी। 11 को कोई क्लास हम नहीं लेंगे एक्चुअली, कि अब आप रिलैक्स होइए। ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए, उसके बाद एग्जाम हॉल में जाइए। ठीक है, ज़्यादा हौस करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, याद नहीं रहेगा बच्चे कुछ भी। ठीक है, थोड़ा माइंड को भी रिकॉल होने के लिए टाइम दीजिए। ठीक है, ये क्लास देख लीजिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के भी मैंने कराए। मेरे पास भी टाइम नहीं, आज मुझको भी घर जाना है, बाहर निकलना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्लास लेना भी जरूरी था, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया था आपको कि कंप्लीट हम आपको करा के जाएंगे ही। ठीक है, ठीक है, और आप सभी को, अगर जो मैरिड हैं उनके लिए करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका जो पीसीएस का एग्ज़ाम हो बहुत अच्छा बने और इस बार आप लोगों का प्री क्वालिफाई हो जाए, फिर मेंस की तैयारी में आप लगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।